बताना चाहूंगी। जो भी ऑल्टरनेरिया के लीफ स्पॉट्स हैं, इसके जो सिम्टम्स या लक्षण के बारे में बात करते हैं, तो इसमें लक्षण अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो छोटे गोल भूरे रंग के धब्बे आते हैं, और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% तक रहती है तो ये धब्बों का विकार होना शुरू हो जाता है और आपस में धब्बे मिलने शुरू हो जाते हैं, और बाद में इस पे इसकी जो मार्जिन है उस पे बैंगनी रंग आपको साफ दिखाई देता है। और इसके बाद अगर बारिशें, इंटरमिटेंट बारिशें चलती रहती हैं तो उसमें ये धब्बे आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और समय से पहले ही पत्ते पीले पड़ जाते हैं और असमयत गिर जाते हैं। और इसकी जो इन्फेक्शन है ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट की, इसकी आप पेट्यूल्स पे भी क्लियर कट इन्फेक्शन देख सकते हैं, जिसकी वजह से भी पत्ते समय से पहले पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं। अगर इसके लक्षणों की हम फलों पे बात करते हैं तो फलों पे छोटे गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो यूजुअली लेंटिसेल्स के आसपास ही बनते हैं, और यहाँ कई जगहों पे आप देख सकते हैं कि धसे हुए धब्बे भी दिखाई देते हैं, और ये धब्बे बाद में गोलाकार हो जाते हैं और काले धब्बे के आकार में बन जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखते हैं कि अगर कभी भी हमारे फ्रूट्स पे कोई वुंड्स आ जाते हैं या कोई घाव लग जाता है तो उसमें भी ऑल्टरनेरिया आराम से अपने आप को ग्रो करने लग जाता है और सॉफ्ट रॉट के सिम्टम्स देना शुरू करता है। और अगर पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम अगर फल तोड़ाने के बाद अगर देखते हैं भंडारण में अगर मॉइस्चर कंटेंट रहता है तो उसमें भी आप क्लियर कट माइसीलियम की ग्रोथ इस पे फ्रूट्स पे देख सकते हैं। नीचे में अगर डिजीज इंसिडेंस और डिजीज सेवेरिटी अगर ऑल्टरनेरिया की काफी ज्यादा होती है तो ये टहनियों को भी प्रभावित करती है, जिसमें गोलाकार धसे हुए काले धब्बे चारों ओर बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैंकर फॉर्मेशन के फॉर्म में दिखाई देने लग जाते हैं। अगर हम इसके रोग कारक के बारे में बात करते हैं तो ये जो बीमारी है ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट या ऑल्टरनेरिया ब्लाइट, ये ऑल्टरनेरिया माली द्वारा हुई होती है, बट इसमें कई और स्पीशीज भी जो है वो रिपोर्टेड है, जो यहीं हमारी हिमाचल से रिपोर्टेड है, जैसे ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनेटा, ऑल्टरनेरिया सोलेनाई या ऑल्टरनेरिया टेल्यूसीमा। इसका जो स्पोर्स है वो इस तरह से दिखाई देते हैं, जिसमें ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल सेप्टा दिखते हैं, और इसका अगर हम आइसोलेशंस लेते हैं तो कल्चर आपको इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम इसकी पैथोजन की इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पैथोजन के जो स्पोर्स हैं वो होस्ट सरफेस के ऊपर आके अपना ठहराव करते हैं, और अगर होस्ट सरफेस पे इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या मॉइस्चर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 90% मिलता है तो ये पैथोजन जर्म ट्यूब बनाकर अपने क्यूटिकल के थ्रू, लीव्स में क्यूटिकल के थ्रू, फ्रूट्स में लेंटिसेल्स के थ्रू, या कोई घाव हो पत्तों या फलों पे उसके थ्रू अंदर घुसने की कोशिश करता है। जब ये एक बार अंदर घुस जाता है तो 9 दिन के अंदर अंदर ये अपना लक्षण, बीमारी के लक्षण देता है, और इस बीमारी के लक्षण में आपको क्लियर कट दिखता है कि ब्राउन कलर के नेक्रोटिक लीफ स्पॉट्स बनते हैं। इस पैथोजन की एक और खासियत है कि ये होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन बनाता है, जिसे कि ऑल्टरनेरिया एम टॉक्सिन के नाम से जानते हैं या ऑल्टरनेरिया माली टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है कि ये ज्यादातर आपके जो पैथोजन होस्ट है उसके क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टारगेट करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इससे इलेक्ट्रोलाइट निकलने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो पत्तों की फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाती है, रेस्पिरेशन और एंजाइम एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है होस्ट की। फिर इससे जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुई होती है उसमें सडन सेल डेथ होता है, और इसके बाद पत्तों की डिक्रोसिस हो जाती है और पत्ते समय से पहले पीले होके गिर जाते हैं। और यही पत्ते जो है हमारे बीमारी के इन्फेक्शन के कारक बनते हैं। अगर ऑप्टिमम कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं तो ये फिर से ये जो कोनिडिया है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बट अगर उस टाइम ऑप्टिमम कंडीशंस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं मिलती पैथोजन के स्पोर्स को तो ये फिर से ये पूरा आपका डिसइंटीग्रेट हो जाता है और कोई भी इन्फेक्शन पेड़ों पे नहीं आ पाती है। तो अगर हम इस पैथोजन की या रोग चक्र के बारे में बात करते हैं तो रोग चक्र में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी गिरी हुई पत्तियां हैं और फल है या ट्विग्स है उस पे ये पैथोजन माइसीलियम की तरह सर्वाइव करता है। तो ये आपका तब सर्वाइव, ये पूरा सुप्त अवस्था में जब पौधे होते हैं उस टाइम भी ये पैथोजन अपने आप को सुप्त अवस्था में सर्वाइव करता है। तो जब सीजन जैसे गर्मियों की शुरुआत में जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इंटरमिटेंट बारिशें शुरू होती है तो ये जो माइसीलियम है ये
स्पोर्स या कोनिडिया बनाना शुरू कर देता है, और ये स्पोर्स और कोनिडिया इन्फेक्शन नए जो होस्ट है उसमें अपना इन्फेक्शन कॉज करता है, जो लीव्स वगैरह होते हैं, और उसमें दोबारा से सेम इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और 9 दिन के अंदर अंदर सिम्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स जब तक ऑप्टिमम कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 90% या इंटरमिटेंट रेन्स, तो ये बारिशों की वजह से और हवा की वजह से ये जो कोनिडिया दोबारा से पूरा इन्फेक्शन कॉज करता रहता है। और जैसे ही सारी ऑप्टिमम कंडीशंस इसके ऑल्टरनेरिया के अगेंस्ट हो जाती हैं, तो ये फिर से अपने आप को सुप्त अवस्था में, जो पौधे की सुप्त अवस्था में, उस टाइम अपने आप को बचाने की कोशिश करता है ताकि वो नेक्स्ट सीजन में आके दोबारा इन्फेक्शन कॉज कर सके। तो जो अभी हमने पिछले 2 सालों में सर्वे किया है, तो उसमें हमें यही पाया गया है कि जो भी हम सैंपल्स लेकर आए हैं लैब्स में, तो 2024 में जो भी हमें फ्रीक्वेंसी, जो ऑल्टरनेरिया की फ्रीक्वेंसी थी, वो हमें सबसे ज्यादा मिली। उसके बाद कोलेटोट्राइकम, बॉट्राइटिस, कर्विलेरिया, बॉट्रोस्फेरिया, पेस्टिलियोप्सिस और बॉट्रोडिप्लोडिया पाए गए थे। और वैसे ही 2025 में भी जो भी हम सैम्पलिंग करी है या जो हमारे पास लैब्स में सैंपल्स आते थे, तो उसमें भी हमें सबसे ज्यादा ऑल्टरनेरिया की मात्रा पाई गई। उसके बाद बॉट्राइटिस, कोलेटोट्राइकम, बॉट्रोडिप्लोडिया, बॉट्रोस्फेरिया, पेस्टिलियोप्सिस और कर्विलेरिया पाए गए। तो इसमें ये बताना चाहेंगे कि जो भी हमने आइसोलेशंस ली थी, तो इन आइसोलेशंस को हमने दोबारा से पत्तों पे एक एक आइसोलेट को इनोकुलेट किया, तो हर एक आइसोलेट ने अपने सिम्टम्स दिखाई दिए, मतलब लक्षण दिखाई दिए। और ये लक्षण से यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जैसे लास्ट 2 ईयर में जो हमारी इंटरमिटेंट बारिशें होती थी और टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर गया है, तब ये हमें ये पैथोजेंस, जो नए पैथोजेंस हैं, ये दिखाई दिए, जिसकी वजह से इन सब ने इकट्ठे मिलके ब्लाइट का फॉर्म लिया और ऑल्टरनेरिया ब्लाइट कॉज की। इसके बारे में था, बट मेन इंपॉर्टेंट है कि इस रोग को या ब्लाइट को कैसे रोका जाए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्दियों के दौरान जो मेन हमारे इन्फेक्शन का जो कॉज बनते हैं नेक्स्ट सीजन में, वो है गिरी हुई पत्तियां, फल और ट्विग्स, और यहाँ हमारी ऑलरेडी टहनियां और जो कलियों पे जो स्पोर्स प्रेजेंट है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बगीचे में हमारी स्वच्छता होनी चाहिए। ये तभी बन सकती है जब हमारे जो संक्रमित पत्तियां, गिरे हुए सेबों और रोगग्रस्त टहनियां हैं, उनको हटाकर हम समय समय पर नष्ट करते रहे। या इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें 5% यूरिया का स्प्रे इन गिरे हुए पत्तियों पे या फलों पे करना चाहिए, जिसकी वजह से नेक्स्ट सीजन के लिए जो पैथोजन का इनोकुलम है वो कम से कम हो जाता है। और सेकेंड इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे ऑर्चिड्स है उसमें खरपतवार समय समय पे हमें निकालना चाहिए, जिसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑर्चिड्स में कम बनेगी और जो पैथोजन है वो हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज अगर क्लीन कल्टीवेशन में हम देखा जाए, तो ये है कि हमें समय समय पर उचित काट छांट करनी चाहिए, जिसकी वजह से बगीचे में उचित वायु संचार सुनिश्चित होता है और रोग का विकास कम हो जाता है। और जब भी हम उचित काट छांट करते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन हमें ये लेनी चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें कॉपर फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो हमारे कैंकर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। सीजन के दौरान जब ये डिजीज आती है, ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट हो गया या ब्लाइट हो गया, तो हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर और यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया स्प्रे शेड्यूल है, रिकमेंडेड स्प्रे शेड्यूल है, वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जब भी बीमारी के लक्षण दिखे, तभी हमें इन फफूंदनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें पेटल फॉल या पी स्टेज पे अगर हमें इसके लक्षण दिखते हैं ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट या ब्लाइट के, तो उस टाइम हम कार्बेंडाजिम प्लस फ्लूओक्सिलाजोल, जो कि 160 ml प्रति 200 लीटर पानी, या मेटिराम 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमें अखरोट के साइज के विकार फल के टाइम अगर हमें बीमारी के लक्षण दिखते हैं, तो उस टाइम यहाँ पे दिए गए जो भी फंजीसाइड आपके पास अवेलेबल है, चाहे मेटिराम प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन हो गया, तो वो 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी, या टेबिकोनाजोल प्लस कैप्टान 500 ml प्रति 200 लीटर पानी, या अन्य जो दिए गए फफूंदनाशक है उनका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही फ्रूट डेवलपमेंट में, जो कि 20 दिन बाद हम वॉलनट साइज के स्प्रे करते हैं, तो इसमें कार्बेंडाजिम प्लस फ्लूओक्सिलाजोल 160 ml प्रति 200 लीटर पानी दिया गया है, या हम मेटिराम जो कि 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उससे 20 से 25 दिन पहले हमें
जो भी स्प्रे इस डिजीज के लिए करना है वो है जेरम आता है आपका उसमें, जो कि आपका 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी, या मेटीराम प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 200 ग्राम प्रति लीटर पानी। वैसे ही अन्य जो फफूंदनाशक है उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम इस ब्लाइट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये ब्लाइट हमारे लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इसकी इंसिडेंस और सिवियरिटी आ रही है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमने जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारी नज़र में आया है वो है कि जब भी हमारा तापमान 25 डिग्री से ऊपर जाता है मई में, तो और साथ में ही इसके इंटरमिटेंट रेंज होते हैं, तो ये ऑल्टरनेरिया के पैथोजन को और साथ में जो अन्य पैथोजन हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसको बढ़ावा देता है, और जो ब्लाइट की प्रॉब्लम है उससे हो रही है। बाकी है कि माइट की इन्फेस्टेशन से ऑलरेडी हमारे पौधे वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो पैथोजन हैं और जो हमारे माइनर पैथोजन हैं वो भी एग्रेवेट हो चुके हैं। हमारे जो ऑर्चर्ड्स में है हम इनडिस्क्रिमिनेट मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ऑलरेडी हम फंगिसाइड यूज कर रहे हैं उनकी एफिकेसी कम होगी है, और ये कई बार फाइटोटॉक्सिसिटी के सिम्टम्स भी देते हैं पत्तों पे और आपके फ्रूट्स के ऊपर। बाकी मेन है कि हम इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, माइट को कंट्रोल करने के लिए एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन रिकमेंडेड पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, और कई बार तो हम इस तरह से पेस्टिसाइड यूज करें जिनको हम देखते भी नहीं कि वो, जब हम लोग सर्वे करते हैं तो हम ये चीजें भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो बागवान है वो कई ऐसे पेस्टिसाइड यूज कर रहा है जो ऑलरेडी हमारे एप्पल के लिए रिकमेंडेड नहीं है, और कई बार तो इस तरह से नकली पेस्टिसाइड भी मार्केट में मिल रहे हैं जो वो यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताना चाहूंगी कि जो भी आप पेस्टिसाइड मार्केट से लेते हो तो उस पर बार कोड दिया जाता है, तो उसको